स्क्रीन शुरू हो रही है बेटा? यस सर। चलिए यस सर। देखिए, आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज की डेफिनेशन में जाने से पहले इसका सिंबॉलिकली मीनिंग देख लेते हैं क्या है। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है। ये वो इलेक्ट्रॉन है जहां तक न्यूक्लियस अपना इन्फ्लुएंस कर सकता है, जहां तक न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, वहां तक के डिस्टेंस को एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कहते हैं। मतलब वो लास्ट इफेक्टिव डिस्टेंस जहां तक न्यूक्लियस अपना इलेक्ट्रॉन पे असर दिखा सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। दैट डिस्टेंस इज नोन एज एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। सो इट इज एन effective distance from the center of nucleus. सेंटर ऑफ न्यूक्लियस क्यों बोला बच्चे? क्योंकि हम जितने भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो सेंटर से ही करते हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। वेयर न्यूक्लियस कैन exert its where nucleus can exert its influence. भाई मैंने आपको सिंबॉलिकली भी बताया कि वो इफेक्टिव डिस्टेंस है न्यूक्लियस के सेंटर से उस लास्ट इलेक्ट्रॉन तक जहां पर न्यूक्लियस अपना असर दिखा सकता है। दैट इज नोन एज एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। देखिए, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जो भी हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में, इसको मेजर करना बहुत मुश्किल था। इसकी दो बड़ी वजह पाई गई। एक, एटम बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, एक्सट्रीमली स्मॉलर साइज। हालांकि एटम का जो साइज होता है लगभग लगभग 10⁻⁻10 मीटर का होता है। तो इतनी छोटी चीज का डिस्टेंस निकालना एक्यूरेटली उस जमाने में बहुत मुश्किल बात थी। और दूसरी वजह यह पाई गई कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का ये जो पाथ है, कोई भी फिक्स पाथ नहीं होता, कोई भी ऐसी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती, कोई ऐसी बाउंड्री नहीं होती। तो ये पाथ निकालना, ये डिस्टेंस निकालना न्यूक्लियस का लास्ट इलेक्ट्रॉन तक का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नहीं दिखाई देता, आपने पढ़ा है पोजीशन निकालना बड़ा मुश्किल है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। तो कोई फिक्स पाथ नहीं है, कोई भी शार्प बाउंड्री नहीं है, तो फिर कैसे पता लगाएं न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस क्या है? और तीसरी एक और वजह भी है कि जो एटम है डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। बच्चा कहते हैं मतलब समझ नहीं आया, एटम डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब ये है कि ओ अकेला नहीं मिलता, ओ टू होता है। एन अकेला नहीं मिलता, एन टू होता है। Cl अकेला नहीं मिलता, Cl2 होता है। F2 होता है। लाइक दिस, एटम अकेला मिलते ही नहीं एक्सेप्ट नोबल गैसेस, ये अकेली मिलती हैं, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। पर अदरवाइज मैक्सिमम एटम तो अकेले एग्जिस्ट ही नहीं करते, किसी न किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में करते हैं। तो तीन बड़ी वजह ये थी कि एटम बहुत छोटा होता है, एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है, एटम डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, देयरफॉर देयर वाज डिफिकल्टी इन मेजरिंग एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। इसी वजह से एटॉमिक साइज में अलग अलग टाइप्स आई। सबसे पहले आई कोवलेंट साइज या कोवलेंट रेडियस। पहले एग्जांपल से बताता हूं, फिर डेफिनेशन में आऊंगा।
मान लो हमने क्लोरीन मॉलिक्यूल का एक्सरे डिफ्रैक्शन किया। जानते हैं जब हम किसी का एक्सरे करते हैं तो हमें क्या दिखाई देते हैं? सिर्फ न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस एक एटम का डेंस पार्ट होता है। न्यूक्लियस एक एटम का सबसे डेंस पार्ट होता है। अगर आपको याद हो तो रदरफोर्ड ने यही बताया था कि एक एटम में सबसे डेंस पार्ट न्यूक्लियस ही होता है। जैसे हमारी बॉडी में सबसे डेंस पार्ट हमारी बोन्स होती हैं, तो जब हम अपनी बॉडी का एक्सरे करते हैं तो हमारे को हमारी बोन की शेडो दिखाई देती है, राइट? क्योंकि बोन्स डेंस पार्ट, ठीक ऐसे एक एटम में डेंस पार्ट न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस दिखाई देगा एक्सरे डिफ्रैक्शन में। तो हमने एज्यूम कर लिया कि जब दो एटम मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो ओवरलैपिंग करके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कुछ हिस्सा शेयर करके कॉमन करके बॉन्ड बनाते हैं। ये आगे चल के कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन सिखाऊंगा मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में। तो हमने हाँ, ये जो मैंने रेड कलर में बनाया ये इमेजनरी है, ये हमें दिखाई नहीं देता। मैं आपको बता दूं ये बात, ये जो रेड कलर में हटा दिया मैंने, ये था नहीं, ये हमें दिखाई थोड़ा ना दिया है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि एटम की आउटर मोस्ट बाउंड्री और इसके आउटर मोस्ट बाउंड्री ने ओवरलैप किया होगा और बॉन्ड बनाया होगा, ठीक है? ये रेड कलर में जो बनाया वो इमेजनरी पार्ट है। तो इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा वो हम मेजर कर लेंगे और इस डिस्टेंस को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करके जो रेडियस आएगा वो कोवलेंट रेडियस कहलाएगा, क्योंकि ये कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। अब जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर होता है। पर अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचें कि यहां पे जो कोवलेंट रेडियस आर आएगा d/2 से, दिस विल बी स्लाइटली स्मॉलर देन एक्चुअल रेडियस। ये बात आप सहमत हैं इस बात से? आप एक एटम के एक्चुअल रेडियस से थोड़ा छोटा आएगा। जानते क्यों? क्योंकि अगर तो एटम यू बॉन्ड बनाते होते ऐसे टच करके, तो हम कहते कि ये डिस्टेंस निकाल लो, 2 से डिवाइड कर दो, तो एटॉमिक रेडियस आया था, यहां से यहां तक का रेडियस आया था, वो तो एग्जैक्ट होता। पर एटम ऐसे बॉन्ड बनाते नहीं, कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉमन हो जाता है दोनों का। तो आप बताओ ये जो आर आएगा ये एक्चुअल रेडियस से ज्यादा आएगा कम आएगा? कम आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ हिस्सा बॉन्ड बनाते वक्त कॉमन हो गया था, इसीलिए एक्चुअल रेडियस से कम आएगा ये रेडियस। आप सहमत हैं इस बात से बच्चे? यस सर। हाँ, अब आती है इसकी डेफिनेशन में। डेफिनेशन बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखूंगा नहीं। नोट्स आप सबके पास हैं ही हैं। जिसके पास नोट्स नहीं है वो इस नंबर पे फोन करके मुझको व्हाट्सएप अभी कर दे, मैं अभी भेज दूंगा। ठीक है? तो जो नए बच्चे होते हैं उनके पास नहीं होता मेरा नंबर, तो इस पर व्हाट्सएप करके आप मुझसे नोट्स अभी ले सकते हैं। डेफिनेशन सुनते हैं। कोवलेंट रेडियस की डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, 1/2 of the distance between the nuclei of two similar atoms. Two similar atom मतलब जो एटम ये वही एटम ही होना चाहिए, तभी तो आएगा वो। It is 1/2 of the distance between the nuclei of two similar atom bonded together in a covalent bonded molecule. समझ में आया? It is 1/2 of the distance between the nuclei of two similar atom bonded together in a single covalent bond. और ये जो डिस्टेंस आएगा will be smaller than the actual radius of an atom because some part of the electron cloud become common during the formation of covalent bond. फिर दूसरा रेडियस आया, उसका नाम रखा वेन डर वाल रेडियस। अब जानते हैं वेन डर वाल का मीनिंग क्या होता है? नॉन बॉन्डेड। जहां वेन डर वाल शब्द है ना, समझना वहां नॉन बॉन्डेड चीजें हैं। मैं आपको बताता हूं नॉन बॉन्डेड का मतलब क्या होता है।
जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है, ये चौथा मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोजर में है, एक दूसरे के पास हैं। तो यानी कि ये इसका वेंट्रवल मॉलिक्यूल, ये इसका वेंट्रवल, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे वो वेंट्रवल अट्रैक्शन कहलाएंगी। मतलब पड़ोसी की पड़ोसी से। वेंट्रवल मतलब नॉन बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड मतलब जो एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं। अब मान लो ये एक क्लोरीन है, और इसका न्यूक्लियस है। मान लो ये दूसरा क्लोरीन है, और ये उसका न्यूक्लियस है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस का डिस्टेंस निकाल लें। आप बताओ, मैं न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस निकाल रहा हूं, ये कौन से मॉलिक्यूल के बीच में निकाल रहा हूं? कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल या वेंट्रवल मॉलिक्यूल? ये वेंट्रवल मॉलिक्यूल है, एक दूसरे से जुड़े थोड़ा ना हुए हैं। तो हम इस डी को निकाल के 2 से डिवाइड कर देंगे। दैट रेडियस इज नोन एज वेंट्रवल रेडियस। पर अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली बात को सोचें समझें, तो आप कहेंगे कि सर दिस रेडियस इज स्लाइटली ग्रेटर देन द एक्चुअल रेडियस ऑफ एन एटम। बताइए, लग रहा है नहीं लग रहा? क्यों? क्यों? क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, ये भी तो काउंट हो गया ना मेरे बच्चे। तो ये भी काउंट होगा, तो ये भी काउंट होगा, तो 2 से डिवाइड होने को थोड़ा सा ये भी कंट्रीब्यूट तो करेगा ही करेगा। तो क्या कहते हैं वेंट्रवल रेडियस की डेफिनेशन? इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस। ये देखिए ना, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, बिटवीन द न्यूक्लियाई, इस न्यूक्लियस से और इस न्यूक्लियस का, between the nuclei of two non-bonded neighboring molecule, sorry, of two non-bonded neighboring atoms of adjacent molecules. Neighboring atom है of adjacent molecule, of adjacent molecule, and this van der Waals radius is always greater than that of actual radius of an atom because some extra distance is taken into account. पर आप यहां पे एक चीज देखेंगे, थोड़ी सी कंसेप्ट में जाएंगे तो पता चलेगी। कई जगह पर एक एटम का रेडियस लिखा होता है, ये कई किताबों में रेडियस लिखा होता है ये उसी एटम का। तो बच्चा कहता है सर एक किताब में 122 लिखा था, एक किताब में 124 लिखा था। एटम का रेडियस कैसे बदल गया? तो यहाँ पे बच्चे को समझ आना चाहिए, जहां पे ज्यादा लिखा वो शायद वेन डर वाल होगा, जहां पे कम लिखा वो शायद कोवेलेंट रेडियस होगा। और जो अच्छी किताबें होती हैं, अच्छे ऑथर की किताबें होती हैं, वो मेंशन जरूर करती हैं कि जो रेडियस दिया है वो कोवेलेंट रेडियस दिया है या वैन डर वाल रेडियस दिया है। तो कभी भी रेडियस को पढ़ो, चेक कर लेना उसने रेडियस कौन सा मेंशन किया हुआ है, कोवेलेंट या वैन डर। अब बेसिकली हमारा पर्पस एटॉमिक साइज को कंपेयर करना है एक दूसरे से। तो हम कंपेयर करेंगे तो या तो फिर सिर्फ कोवेलेंट रेडियस को कंपेयर करेंगे, या करेंगे तो फिर सबका वैन डर वाल लेंगे। ठीक है बच्चे? पर एक्यूरेट दोनों ही नहीं है, ना ही कोवेलेंट रेडियस एक्यूरेट है, ना ही वैन डर वाल रेडियस एक्यूरेट है। यहाँ पे बच्चा कहता है सर आप कोवेलेंट निकाल लो, आप वैन डर वाल निकाल लो, दोनों का मीन ले लो। पर क्या गारंटी है ये भी एक्यूरेट होगा? गारंटी तो इसकी भी नहीं है ना कि ये भी एक्यूरेट होगा। ये थोड़ा ना कि जितना पार्ट कॉमन हुआ है उतना ही हिस्सा दूर हुआ है वैन डर वाल रेडियस निकालते हो, ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं है। तो फिर इसको भी एक नेसेसरली, एक अननेसेसरली चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो हमें बेसिकली कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन हम कोवेलेंट रेडियस से भी कर सकते हैं, कंपैरिजन हम वैन डर वाल रेडियस से भी कर सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ रेडियस इज मेटालिक रेडियस। देखिए, एक मेटल दूसरा मेटल आयन, तीसरा मेटल आयन, चौथा मेटल आयन,
पांचवा मेटल आयन, ये उनके न्यूक्लियस हैं। हमने एक के न्यूक्लियस से दूसरे के न्यूक्लियस का डिस्टेंस निकाल के 2 से डिवाइड करना है, वो मेटेलिक रेडियस कहलाता है। तो इट इज 1/2 of the distance between the nuclei of two adjacent metal present in a metallic closed packed structure। metallic closed packed structure है। तो 3 तरह का रेडियस से आप डील करेंगे बच्चे। सबसे बड़ा वेंडरवॉल रेडियस, फिर मेटेलिक रेडियस, फिर कोवलेंट रेडियस। अब हमने करनी है वेरिएशन। देखिए, सबसे पहले वेरिएशन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड। देखिए, अलोंग द पीरियड का मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे आप। हम कोई एक पीरियड कंसिडर कर लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये एक पीरियड है। ये सेकंड पीरियड है जो आपके सामने लिखा मैंने। लिथियम के न्यूक्लियस में मैं न्यूक्लियस बना देता हूं। लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन होते हैं बच्चे, एटॉमिक नंबर 3 ना। और लिथियम के पास शेल कितनी है मेरे बच्चों? 2। बेरिलियम में 4 प्रोटॉन है, शेल इसके पास भी 2 ही है। बोरोन के पास 1 प्रोटॉन और फालतू हो गया, शेल इसके पास भी 2 ही है। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ये प्रोटॉन की संख्या है। पर फ्लोरीन के पास भी शेल 2 ही है, फ्लोरीन के पास भी शेल 2 ही है। तो आप मुझे एक बात बताओ, लिथियम के 3 प्रोटॉन इस सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, या फ्लोरीन के 9 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे? सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन को 9 प्रोटॉन की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, या सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन को 3 प्रोटॉन की अट्रैक्शन ज्यादा होगी? अट्रैक्शन तब ज्यादा होगी जब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी। अट्रैक्शन का फॉर्मूला पढ़ेंगे आप 12th में, K Q1 Q2 by R²। तो Q1 चार्ज है, तो ये मान लो 4 जन इलेक्ट्रॉन है, ये 4 जन प्रोटॉन मान लो, तब समझ लो फिर प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा होगा तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत होगी मेरे बच्चे। तो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त हमने 2 बातें ऑब्जर्व करी। एक, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती गई, 3 4 5 6 7 8 9। और दूसरा, नंबर ऑफ शेल्स सेम रही, वो तो रहनी थी। सेकंड पीरियड में शेल 2 ही होती हैं, थर्ड पीरियड में शेल 3 हो जाएंगी, फोर्थ में शेल 4 हो जाएंगी। हाँ, अब आप बात बताओ, जब प्रोटॉन बढ़ेंगे और शेल सेम रहेगी तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। जब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो साइज छोटा ही होगा ना बच्चे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास आ जाएगी, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पास आ जाएगा न्यूक्लियस के। यानी कि लिथियम से छोटा होगा बेरिलियम, बोरोन और छोटा, कार्बन छोटा, नाइट्रोजन और छोटा, ऑक्सीजन और छोटा, फ्लोरीन और छोटा हो जाएगा। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हाट डू यू ऑब्जर्व? एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। इसीलिए बच्चों मैं आपको ग्रुप नंबर और उनके पीरियड याद करने को कह रहा था।
कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में कौन से पीरियड में है, ये पता होना चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन छोटा है, कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन छोटा है। ये तभी तो बता पाएंगे जब आपको इन एलिमेंट की पोजीशन पता होगी मेरे बच्चों। आप बिना एलिमेंट की पोजीशन के ये चैप्टर कर ही नहीं सकते। आपको डबल मेहनत करनी पड़ जाए, ट्रिपल मेहनत करनी पड़ जाए, आप एलिमेंट याद मत करो, 3 गुना मेहनत भी कर लो तो भी चैप्टर नहीं कर पाओगे ढंग से आप। पर अगर आपने एलिमेंट याद कर लिए तो आपकी मेहनत 1/3 रह जाएगी इस चैप्टर में। अब चॉइस आपकी है। चलिए पहले मैं इसका आंसर बता दूं। हाउ डज एटॉमिक साइज वेरीज अलोंग द पीरियड? एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, number of proton increases by 1 unit whereas number of shells remain same. It results in increase in attraction between the nucleus and the valence electron and hence atomic size decreases. कोई डाउट बच्चे आंसर में? अब हम आते हैं डाउन द ग्रुप। देखिए हम एक कोई ग्रुप ले लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। फ्रांशियम छोड़ देते हैं, रेडियो एक्टिव होता है, छोड़ दो इसको। ठीक है जी। लिथियम में 2 शेल्स होती हैं, 3 प्रोटॉन होते हैं, शेल 2। सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं, शेल 3 होती हैं, 19 प्रोटॉन है, 4 शेल होती हैं, 37 प्रोटॉन है, कितनी शेल्स होंगी? 5. 55 प्रोटॉन है, शेल कितनी होंगी? 6. अब आ जाओ, अब टॉप टू बॉटम आए जब आप, तो आपने क्या देखा? डाउन द ग्रुप को टॉप टू बॉटम। देखो जी, एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। लेफ्ट टू राइट तो एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा था। दूसरी बात, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है। सहमत हैं आप? Yes, sir. देखो नंबर ऑफ शेल बढ़ने से ना एक चीज और बढ़ती है जिसकी तरफ बच्चों का ध्यान नहीं जाता, वो जल्दबाजी में रहते हैं, सीधा कह देते हैं आंसर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। एक तरफ बच्चे का ध्यान नहीं जाता जो बहुत अहम है। देखो लिथियम में पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप कह सकते हैं न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन है। पर सोडियम में ये 2 हैं और ये सेकंड में 8 होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आठों के आठों एक ही तरफ होते हैं। अगर आप पूरा सर्कल बना देंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन बांटेंगे आप। तो आप कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान ये 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर पोटेशियम में पहली में 2, फिर 8, फिर 8, यानी कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे रुबिडियम में 2, 8, 8, 18। समझ आ रही बात जी? बोलो। 36 Yes, sir. होते हैं, 36। ऐसे यहां पर 54 होते हैं। तो आप एक बात समझ रहे हैं बच्चे, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही हैं, नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स?
इंटरवीनिंग समझ गए आप? न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन था वो इंटरवीनिंग है। जैसे सोडियम के केस में इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। पोटेशियम के केस में इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। 18। हाँ, ये इंटरवीनिंग होते हैं। जैसे आप जानते हैं, जैसे आपको अगर क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, स्कूल की बात कर रहा हूं, और आगे बच्चे बैठे हैं, सेकंड रो में बच्चे बैठे हैं, फिर बच्चे बैठे हैं, फिर बच्चे बैठे हैं, फिर बच्चे बैठे हैं, आप जानते हैं अब बताओ, ये जो बच्चा है, ये जो पीछे बैठा है, अब बताओ इसके और टीचर के दरमियान ये 16 बच्चे आगे नहीं आगे? यस सर। ये इंटरवीनिंग स्टूडेंट्स हैं। तो आप बताओ इनकी वजह से टीचर का असर इस बच्चे पे बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। 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 अभी पीछे वाला बच्चा अगर लंच भी कर रहा है या जीरो कांटा खेल रहा है या कोई मोबाइल पे वीडियो गेम खेल रहा है, तो टीचर को पता ही नहीं है कि लास्ट वाला बच्चा कर क्या रहा है, दिख ही नहीं रहा उसको। इतने बच्चे बैठे होते हैं, पीछे वाला बच्चा तो दिखता ही नहीं है, इफेक्टिवली दिखता ही नहीं है। ये नहीं कि टीचर की नजर कमजोर है, अगर इन बच्चों को हटा दोगे यहां से तो फिर तो टीचर देख ही लेगा ना बच्चा कौन बैठा है, कहाँ बैठा है, कॉपी किताब खोली या नहीं खोली। अब तो टीचर को इसकी शक्ल भी नहीं दिखनी, और कई बार छोटी हाइट के बच्चे पीछे बैठे होते हैं, बेचारे दिख ही नहीं रहे होते वो तो। फॉर एग्जाम्पल, आपका जब एग्जाम होता है तो एग्जामिनेशन रूम में घुसने से पहले क्या प्रेयर करते हो कि मेरा रोल नंबर सबसे आगे हो या मेरा रोल नंबर सबसे पीछे हो? क्या प्रेयर करते हो? पीछे। बस, पूछने की जरूरत ही नहीं है। खुशी चेहरे पे दिखाई दे रही है बच्चे के कि क्लास में बच्चे घुसते हैं ना, और जिन बच्चों का रोल नंबर आगे आता है वो सर पे हाथ रखते हैं, ओहो भाई मैं तो गया। मतलब हद हो गई, पढ़ के आना तू। और जो बच्चा पीछे सबसे पीछे रोल नंबर होता है, बस खुशी की लहर है, भाई आज तो मजा आ गया, भाई पास हो गया तेरा आज तो पेपर में। तो ये, और कई बड़े चालाक होते हैं जो आगे आ रहे होते हैं ना, वो एक डेस्क गायब कर देते हैं, एक डेस्क गायब करते हैं वो पीछे। वो बहुत चालाक होते हैं बच्चे कई बार। ये चलो चालाकी चलती है, आप जानते हैं, मुझको सिखाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब इंटरवीनिंग स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे तो टीचर का असर पीछे वाले पे बच्चे कम हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब सोडियम के केस में 10 इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन है, ये 10 इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का असर बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। अब पोटेशियम के केस में 19 प्रोटॉन है, मैं मानता हूं प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, पर फिर भी इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम क्यों है जानते हो? क्योंकि इनके दरमियान, दरमियान मतलब इंटरवीनिंग, इनके दरमियान 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप बताओ, जैसे जैसे नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन की वजह से शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट समझ गए ना, ढक लेना। तो जितने ज्यादा अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा शील्डिंग होगी, शील्डिंग मतलब ढका जाएगा, ढकना। आप बताओ, अभी क्लास का एग्जांपल ले रहा था, अगर एक रो पीछे और बन जाए तो शील्डिंग ज्यादा होगी कम होगी? बताओ, अब इस बच्चे पे शील्डिंग ज्यादा है कम है? बहुत ज्यादा शील्डिंग हो रही है। तो जब जब शील्डिंग बढ़ेगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या होगा? घटेगा। बहुत बढ़िया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस का इफेक्ट, नेट इफेक्ट कम हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हो अट्रैक्शन कम हो जाएगी। अट्रैक्शन किसकी? इलेक्ट्रॉन। ना ना, इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर जा जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर जाएगा तो एटॉमिक साइज का क्या होगा?
अब ज्यादातर बच्चे ना, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं एज वी मूव डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस देयरफॉर साइज इंक्रीजेस। ये कोई आंसर थोड़ा ना हुआ, ये कोई आंसर थोड़ा ना हुआ। आपने सारी बातों को स्पष्ट करके चलना है। एज अ नंबर ऑफ, एज वी मूव डाउन द ग्रुप number of shells increases, which increases number of intervening electron, as a result of which shielding effect due to intervening electron increases, which decreases effective nuclear charge and hence increases atomic size। आंसर क्लियर है बच्चे? किसी को डाउट है तो पूछ ले। No, sir. तो नो सर। इन सारे पॉइंट्स को जोड़ के आपने आंसर लिखना है कि शेल बढ़ेंगी, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, उन इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। शील्डिंग समझते हैं ना? जैसे मान लो बारिश हो रही है, आप गीले हो रहे हैं, आपने छाता खोल लिया, तो अब आप बच गए ना पानी से। तो छाते ने क्या कर दिया, अम्ब्रेला ने क्या कर दिया, आपको पानी से शील्ड कर, फील्डिंग। बचा लिया उसने आपको। ठीक है, तो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं शील्डिंग कर लेते हैं, ढक लेते हैं। ढक लेना हिंदी में कहो तो ढक लेना। तो अंदर के इलेक्ट्रॉन ढक लेते हैं, मतलब शील्डिंग कर लेते हैं न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। इसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, जिससे न्यूक्लियस का असर कम हो जाता है। इसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जहां कम होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर भागेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर भागेगा यानी कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। यानी कि अगर मैं साइज की बात करूं तो लिथियम छोटा है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। इसलिए मैं कह रहा हूं एटम याद कर लो हर ग्रुप के। ये चैप्टर आपको मौका नहीं देगा आगे संभलने का। तो जितनी कम गलतियां करोगे उतनी जल्दी संभलोगे। अगर गलतियों का अंबार लगा दोगे, भंडार लगा दोगे, आपके लिए संभलना असंभव हो जाएगा। और ये जो बात है ये हमारे जीवन में भी एप्लीकेबल है और ये बात हमारी पढ़ाई में भी एप्लीकेबल है। तो अभी आप पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपको पढ़ाई के संदर्भ में बता रहा हूं कि गलतियां जितनी कम करोगे उतनी जल्दी संभल जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बात आपको क्लियर हुई कि लेफ्ट टू राइट साइज छोटा हो रहा है और टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है। आपको कोई बात दिमाग में घुसी जो मैं कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि इनके इधर जाओगे तो साइज छोटा ही होने, यानी कि ग्रुप 1 वाले पूरी टेबल में सबसे बड़े। बड़े साइज के हुए नहीं हुए? अल्कली मेटल, यस। अल्कली मेटल बाकी ग्रुप एलिमेंट्स के मुकाबले बड़े होंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको एलिमेंट्स की पोजीशन याद होनी चाहिए। मैं आपसे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल पूछता हूं कि सोडियम और मैग्नीशियम में कौन बड़ा होगा, सोडियम या मैग्नीशियम? सोडियम का साइज बड़ा होगा क्योंकि सोडियम इधर आएगा, मैग्नीशियम थोड़ा इधर होगा, तो मैग्नीशियम छोटा हुआ नहीं हुआ मेरे बच्चे? यस सर। फास्फोरस और सल्फर में कौन बड़ा होगा? ये एक ही पीरियड है। फास्फोरस ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है, सल्फर मेंबर है, तो साइज किसका बड़ा होगा? फास्फोरस विल बी ग्रेटर देन सल्फर। तो अगर आपको एलिमेंट्स नहीं पता है तो आप परेशान हो जाएंगे मेरे बच्चे। अब जैसे मैंने आपको कहा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, अरेंज दीज फोर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक साइज। अब इनमें से सबसे छोटा ऑक्सीजन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा। अब फास्फोरस और सल्फर में कौन बड़ा होगा बताना? फास्फोरस। फास्फोरस बड़ा होगा। आपको इंक्रीजिंग साइज का ऑर्डर समझ में आ गया मेरे बच्चे? यस सर। तभी कर पाएंगे ना जब आपको पता है कि नाइट्रोजन फास्फोरस ग्रुप 15 के हैं, ऑक्सीजन सल्फर ग्रुप 16 के। जैसे मैंने अभी पूछा था एक बच्चे से, बेटा ग्रुप 16 बताओ, उसने ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम का ग्रुप बताया। एक बच्चे से मैंने 15 पूछा, उसने नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मुथ बताया।
जब ये एलिमेंट्स पता होंगे तभी तो आप इनको अरेंज करोगे, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे मेरे बच्चे, परेशान हो जाओगे। या तो फिर ऐसे आंसर को रटो, मेरे ख्याल से ऐसे आंसर को रटना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसे तो मैं 1000 सवाल बना सकता हूं, पर ग्रुप केवल 18 ही तो हैं, और 18 में से 6 पी के करने हैं, 2 एस के करने हैं, 8 ही तो ग्रुप याद करने को कह रहा हूं, कि बड़ा पहाड़ थोड़ा याद करने को कह दिया मैंने आपको। अभी डी और एफ ब्लॉक तो मैं आपको 11th में याद कराऊंगा, नहीं 12th में याद करवाऊंगा। सो प्लीज बी केयरफुल। ठीक है मेरे बच्चे, अब हम बात करते हैं आयन की। देखिए, आयन वो स्पीशी है जो या तो इलेक्ट्रॉन के लॉस से या इलेक्ट्रॉन के गेन से बनती है। So species which is formed by the either loss of electron or by the gain of electron by an atom. और आप देखेंगे ये आयन शब्द दो अलग अलग शब्दों में पाया जाता है। एक कटायन, उसमें भी आयन आता है, और एक अनायन, उसमें भी आयन आता है। तो आयन आर ऑफ टू टाइप, कटायन एंड अनायन। कटायन इज अ स्पीशीज व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अनायन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बात शुरू करते हैं कटायन से। देखिए, कटायन की डेफिनेशन तो मैंने आपको बताई थी, कटायन क्या चीज है। इट इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। और हाँ, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के बाद देखते हैं क्या होता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं पहले। एक मान लो मैग्नीशियम ले लिया। मैग्नीशियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? 12। और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 12। और मान लो इसे हाँ, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप छोटी क्लास में कैसे करते थे? इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करते थे शायद, राइट? आप इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कटायन बनेगा। यस सर। और इसके पास प्रोटॉन, प्रोटॉन तो अभी भी 12 ही है, प्रोटॉन थोड़ा ना निकले इसके। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2 8। बेसिकली मैं कहना ही चाहता हूं, मैग्नीशियम के पास 3 शेल थी और अब शेल रह गई 2। और अब देखिए इसके पास क्या चीज ज्यादा है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन? 2 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो 2 प्रोटॉन पे चार्ज क्या होगा? 2 पॉजिटिव। तो Mg2+ बन गया, नहीं बन गया? तो कटायन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? बिकॉज आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, number of proton exceeds over number of electron, and proton being positively charged, it acquire positive charge on it. और जितने प्रोटॉन ज्यादा होंगे उतना पॉजिटिव चार्ज उस पर दिखाई देगा। ठीक है, अब इस पे 2 प्रोटॉन ज्यादा हैं तो 2 पॉजिटिव चार्ज। एल्यूमिनियम क्या होता है? कितने प्रोटॉन? 13। कितने इलेक्ट्रॉन? 13। कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं छोटी क्लास में? 2 8 3। कितनी शेल्स? 3। और 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो इसके, स्टेबल होने के लिए 3 निकालते हैं। तो Al प्रोटॉन अभी भी 13, इलेक्ट्रॉन 10, कॉन्फ़िगरेशन 2 8, शेल रिमेन 2, और प्रोटॉन कितने ज्यादा है इसके पास? 3। तो बस, आप ऐसे दिखाना है ऐसे दिखाओ, या ऐसे दिखाना है ऐसे दिखाओ, आपकी इच्छा है, कोई आपको काट नहीं सकता इसमें। आप जैसे दिखाना चाहते हो वैसे दिखाओ मेरे बच्चे। कोई ये थोड़ा ना कि इसको काट देगा और ये ठीक है, ऐसे थोड़ा ना होता है। साइंस स्टूडेंट के पंख थोड़ा ना हमने बांधने हैं, पंख थोड़ा ना हमने काटने हैं, उनको तो उड़ना सिखाना है। साइंस स्टूडेंट उड़ेगा कैसे जब तक हम उसको छूट नहीं देंगे उड़ने की? साइंस में फिर रिसर्च कैसे होंगी? बिना रिसर्च के तो साइंस की आत्मा ही खत्म हो जाएगी ना। तो आपको ये पता चल गया कि पॉजिटिव चार्ज क्यों आया मेरे बच्चे?
फिर यहां पर एक और सवाल बनता है, बड़ा अच्छा एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन भी है कि साइज ऑफ कटायन is always smaller than that of its parent atom। मतलब जिस एटम से वो बना है वो उससे छोटा होगा। क्यों? देखिए, इसका आंसर आपको मैं यहां से दिखाता हूं। आप बताओ, मैग्नीशियम में कितनी शेल्स थी? 3। अब शेल कितनी रहेगी? 2। यानी कि न्यूक्लियस से वैसे डिस्टेंस कम हो गया एक तो। और एक और बात देखो, Mg2+ में 12 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, और प्रोटॉन की संख्या जब इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन तो ज्यादा होगी फिर तो इसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। और जहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी, शेल पास खिसक जाएगी, साइज छोटा हो जाएगा। तो अगर ये एटम है तो ये कटायन है। क्यों? 2 वजह से। एक, नंबर ऑफ शेल डिक्रीज हो गई। दूसरा, नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्सीड्स ओवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे क्या हो जाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, मतलब अट्रैक्शन बढ़ जाएगी न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, और इससे साइज का क्या हो जाएगा? तो आपने इन 4 पॉइंट्स में आंसर देना है। द साइज ऑफ कटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम बिकॉज when the cation is formed, number of shells decreases by 1 unit, which results in increase in number of proton over number of electron, as a result of which effective nuclear charge increases and hence atomic size decreases। यहां पर एक बात और सोचने की है कि जितना ज्यादा पॉजिटिव आएगा, व्हाट डज इट मीन? जितना ज्यादा पॉजिटिव आएगा इसका मतलब है उतने ज्यादा प्रोटॉन है, यानी कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा कटायन के ऊपर, उतना ही उसका साइज छोटा हो जाएगा। ये बात समझ में आई मेरे बच्चे? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? उतने ज्यादा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। 3 पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? बोलो। 3 प्रोटॉन ज्यादा। 3 प्रोटॉन ज्यादा किसके मुकाबले? इलेक्ट्रॉन। तो बताओ फिर इसका मतलब क्या हुआ? अट्रैक्टिव फोर्सेस मजबूत होंगी नहीं होगी? बहुत ज्यादा मजबूत होंगी, तो साइज उतना ही छोटा हो जाएगा। यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। अब जैसे Na+ है, Mg2+ है और Al3+ है। अब इसमें सबसे अधिक पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है? एल्यूमिनियम। इसका मतलब ये है, हाँ, इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम में 3 प्रोटॉन ज्यादा हैं इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, तो इसका चार्ज बहुत ही ज्यादा होगा। तो इन तीनों में से सबसे छोटा साइज किसका होगा? इसका। फिर और सबसे बड़ा कौन होगा इन तीनों में से? क्या ये आपको आंसर क्लियर है इंक्रीजिंग साइज का? यस सर। तो हमने कटायन में क्या सीखा कि कटायन इलेक्ट्रॉन के लॉस से बनता है और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। दूसरी बात, कटायन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? तीसरी बात, कटायन अपने पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होता है। चौथी बात कि कटायन जितना पॉजिटिव होगा, कटायन उतना ही छोटा होगा।
आओ बात करते हैं अनायन की। अनायन के बारे में मैंने क्या बताया, ये वो आयन है जो इलेक्ट्रॉन की गेन से बनता है, फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। कोई भी एक इलेक्ट्रॉन का गेन का केस याद कर लेते हैं, एन का याद कर लेते हैं। एन का नंबर क्या होता है बच्चे? 7। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके अंदर? 7। शेल कितनी होती है इसके अंदर? 2। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका? 2 5। बचपन में पढ़ा आपने, 1s2 2s2 2p3 कर लो। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल होने के लिए। एन बने, अभी मैं इस पर चार्ज नहीं लगा रहा। अब प्रोटॉन तो इसके पास 7 ही रहे ना मेरे बच्चे, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। हाँ, शेल इसके पास अभी भी 2 ही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी होगी, स्टेबल हो गया। अब आप देख सकते हैं इसके पास क्या चीज ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है 3। एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो इसको 3 नेगेटिव ज्यादा है, तो इसको 3 माइनस दिखा दो। ऐसे ऐसे नहीं दिखाना, -1 -1 -1 क्या होता है? 3 माइनस। आप ऐसे दिखा दो, नाइट्राइड आयन बन गया। माइनस। इसको नाइट्राइड आयन कहते हैं, नाइट्राइड आयन। जब भी एक एटम अपने अनायनिक रूप में आता है तो उस एटम का सफिक्स बन जाता है आइड। आइड, नहीं समझ में आया? हाइड्रोजन, हाइड्राइड। फ्लोरीन, फ्लोराइड। क्लोरीन, क्लोराइड। ब्रोमीन, ब्रोमाइड। और सर उसके मैग्नीट्यूड, अनायन के मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता? नहीं नहीं नहीं, अभी मैं बता रहा हूं। आयोडीन, आयोडाइड। ऑक्सीजन, ऑक्साइड। सल्फर। बोलो, ये क्या हो जाएगा फिर? सल्फाइड, सल्फाइड। सल्फाइड। नाइट्रोजन, सल्फाइड। नाइट्रोजन, ये क्या हो गया फिर? नाइट्राइड। नाइट्राइड। फॉस्फोरस, फॉस्फाइड। ठीक है। जब भी एक एटम अपना अनायनिक रूप लेता है उसका सफिक्स आइड बन जाता है। आगे चल के काम आएगी, अभी इसकी इंपॉर्टेंस आपको नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, छोड़ दो। देखिए, अब हम यहां पे बात करते हैं कि जो अनायन है उसका साइज हमेशा बड़ा होगा इट्स पेरेंट एटम, जिससे वो बना उससे बड़ा होगा। कोशिकम्स वाई, देखो जब अनायन बनता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सीड्स ओवर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन से, जिसको कहते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, बढ़ जाएगी। अच्छा, कभी आप खचाखच भरी हुई मेट्रो में चढ़े हो? राजीव चौक चले जाओ, मेट्रो बहुत भरी होती है, चढ़े हो उस भरी हुई मेट्रो में या भरी हुई बस में? जब भरी हुई बस में या भरी हुई मेट्रो में आप चढ़ जाते हो, अंदर चले जाते हो, तो आप बताओ अंदर धक्का मुक्की और बढ़ जाती है, घट जाती है? क्या होता है? अंदर धक्का मुक्की और हो जाती, नहीं हो जाती? तो ठीक ऐसे एक एटम में जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी प्रोटॉन के मुकाबले, तो वो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करना शुरू कर देंगे? रिपल्शन। और जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा? और जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड होगा
तो एटॉमिक साइज का क्या होगा? एटॉमिक साइज नहीं कहूंगा, आयनिक साइज। कौन सा साइज? अनायन का। अनायनिक साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो क्यों अनायन बड़ा होता है? आंसर, बिकॉज व्हेन अनायन इज फॉर्म्ड, number of electron exceeds over number of proton, which increases inter-electronic repulsion and hence results in expansion of electron cloud. Therefore, the size of anion become higher than that of its parent atom. अब यहां पर एक बात और सीखने को मिलती है कि जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, greater the magnitude of negative charge, उतना ही लार्जर साइज होगा। ये बात समझे? ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? जितना ज्यादा माइनस होगा, अरे जितना ज्यादा माइनस होगा का मतलब है उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगी इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड ज्यादा करेगा, तो साइज तो बढ़ेगा। जैसे मान लो आपके पास N3 माइनस है, O2 माइनस है और F1 माइनस है। इनमें से सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? N के ऊपर। तो इसका मतलब इनमें से N3 माइनस सबसे बड़ा होगा, फिर O2 माइनस होगा, फिर F माइनस होगा। ये किसका ऑर्डर आ जाएगा? इंक्रीजिंग साइज। इस ऑर्डर में किसी को दिक्कत? यानी कि कटायन जितना पॉजिटिव होता चला जाएगा और अनायन जितना नेगेटिव होता चला जाएगा उतना ही वो बड़ा होता चला जाएगा। चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने कहा NO O2 माइनस N3 माइनस, अरेंज दीज फोर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? फिर O2 minus. अब बताओ N और O में कौन सा एटम, N और O में कौन सा एटम बड़ा है? N। लेफ्ट टू राइट, पहले फिर O। समझ आ गई मेरी बात बच्चे? यस सर। फिर एक डेफिनेशन और आती है, नाम से क्लियर है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि दो स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। जानते इसका मतलब क्या है? बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज का प्रोटॉन अलग अलग है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब प्रोटॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन सेम हो पर प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो। जैसे जैसे N3 माइनस 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसके पास भी 10 है, इसके पास भी 10 है, 10 है, 10 है, इसके पास भी 10 है। हाँ, प्रोटॉन इनके पास कितने हैं? 7 प्रोटॉन। तो these are isoelectronic species। एग्जाम में आएगा ना, डिफाइन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एंड गिव एग्जांपल, तो एग्जांपल आपके सामने लिखेंगे। और अगर आपको कहे कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में अरेंज करो, तो आप देख सकते हैं इसमें 3 कटायन है और कटायन जितना पॉजिटिव होता है उतना ही छोटा होता है। और ये 3 अनायन है, अनायन जितना नेगेटिव होता है उतना बड़ा होता है।
ठीक है मेरे बच्चे। एक और एग्जांपल लेते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का। आ जाइए, जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 15, और प्रोटॉन 3 फालतू हैं। प्रोटॉन 15 है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3 फालतू, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। फोस्फाइड के पास, सल्फाइड के पास प्रोटॉन कितने होते हैं 16, इलेक्ट्रॉन 2 फालतू होंगे 18। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं, प्रोटॉन भी 17 होते हैं, पर क्लोराइड के पास 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो इन सब के पास 18 इलेक्ट्रॉन है। के 19 प्रोटॉन 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए। ऐसे कैल्शियम, इन सब के पास कितने इलेक्ट्रॉन है सेम, पर नंबर ऑफ प्रोटॉन सबके पास डिफरेंट है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, तो एग्जांपल होगा आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। तो इनका अगर पूछा जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, तो इसमें 2 कटायन है, कटायन छोटे होंगे, और 3 अनायन है, पर अनायन जितना नेगेटिव होगा उतना बड़ा होगा। और नेगेटिव और नेगेटिव। बच्चों आंसर में कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। हाँ, इसमें ना एक और सवाल है। जो एटॉमिक साइज होता है ना ग्रुप 18 एलिमेंट्स का, वो थोड़ा सा बड़ा होता है देन कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप 17। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है जैसे फ्लोरीन क्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन के बाद आर्गन आता है, तो नियन आता है, और क्लोरीन के बाद आर्गन आता है। तो कह रहे हैं कि जो ग्रुप 18 का ये मेंबर है कॉरस्पॉन्डिंग हैलोजन से थोड़ा बड़ा होता है। ऐसे आर्गन थोड़ा सा बड़ा होता है, लेफ्ट टू राइट साइज छोटा होता है ना, पर ग्रुप 18 वाले थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़े से। इनके थोड़ा सा बड़ा होने की 2 वजह हैं। सबसे पहला, एक तो इनका वेंडरवॉल रेडियस नापा जाता है, एंड वेंडरवॉल रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। इनका कोवेलेंट रेडियस हम नाप ही नहीं सकते ना, क्योंकि Ar2 होता ही नहीं। आर्गन के साथ कोई भी शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते नहीं, तो इनका हमेशा वेंडरवॉल रेडियस देखते हैं। मतलब अगर ये एक आर्गन है तो दूसरी आर्गन है, तो इसके न्यूक्लियस से इसका न्यूक्लियस नापा जाएगा, तो ये हमेशा ज्यादा ही निकलेगा। ये वेंडरवॉल रेडियस ही नापा जाता है, क्योंकि ये कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनाते नहीं। और दूसरा, इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP6, पी पूरी भरी होती है। फुली फिल्ड पी होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ती है, और जब रिपल्शन बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा एक्सपैंड करता है और साइज बढ़ जाता है। सो द एटॉमिक साइज ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट इज स्लाइटली ग्रेटर देन कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप 17 एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ 2 रीजन। फर्स्ट, their van der Waals radius is measured because they do not form any covalent molecule, and van der Waals radius is always greater than covalent radius. And second reason is they are fully filled p subshell, which results in increase in interelectronic repulsion, and hence atomic size becomes slightly higher than corresponding group 18 elements. देखिए, फिर इसके अंदर आता है आयनिक साइज की वेरिएशन। आयनिक साइज की वेरिएशन, देखिए इसमें तो सेम ही करना है। जैसे F- से बड़ा होगा क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन से बड़ा क्या होगा
ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन। तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप एटम बढ़ता है तो उसके अनायन का या कैटायन का साइज भी तो बढ़ेगा। जैसे O2 माइनस से बड़ा कौन होगा और इससे बड़ा कौन होगा, तो इंक्रीजिंग साइज। आयनिक साइज तो डाउन द ग्रुप सेम ही रहेगा ना, जैसे एटम का साइज होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछते हैं जो मेरे नोट्स में भी है कि Mg2 प्लस Al3 प्लस F माइनस O2 माइनस P3 माइनस S2 माइनस एंड कैल्शियम 2 प्लस, इनको इंक्रीजिंग साइज में अरेंज करो। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो ये 10 इलेक्ट्रॉन वाले हैं और ये कितने इलेक्ट्रॉन वाले हैं, 18। तो 18 वाले 10 वालों से तो बड़े ही होंगे ना। अब इन 10 वालों में सबसे बड़ा कौन होगा, O2 माइनस अनायन, और इनमें से छोटा कौन होगा, Al3 प्लस, क्योंकि कटायन है और बहुत पॉजिटिव है। अब 18 इलेक्ट्रॉन वालों को देख लो। अब इन 18 इलेक्ट्रॉन में से सबसे बड़ा कौन होगा, फिर छोटा कौन होगा, इंक्रीजिंग साइज। कोई डाउट बच्चों किसी को? नो सर। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं ऑक्साइड आयन के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बताओ, बताओ कोई एक स्पीशीज बताओ जो ऑक्साइड के आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, बोलो। नेम एनी वन स्पीशीज विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद ऑक्साइड आयन, बोलो। नियन। नियन, और बोलो। फ्लोराइड, नाइट्राइड, सोडियम आयन। ठीक है, ये सारे इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी बोल दो आप। इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताना जरा, क्लोराइड का आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, आर्गन। बोलो। आयन बोलो, आयन। आयन बोलो, आयन जो इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो। सिलिकॉन 2 माइनस। सिलिकॉन 2 माइनस, सॉरी, सल्फर 2 माइनस। सॉरी सर, सॉरी सर। P3 माइनस, K प्लस, Ca+2. Ca2 प्लस, प्लस 2, 2 प्लस, 2 प्लस बोलना बेटा, प्लस 2 नहीं बोलना। Okay, sir. ठीक है बच्चे, तो ये इसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। चलो और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आ जाओ। क्या लगता है लिथियम और Al3 प्लस, इन दोनों में से छोटा कौन होगा, चलो। लिथियम, एल्यूमिनियम, लिथियम प्लस, लिथियम 3 प्लस, इनमें से पहले बताओ सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है आपको, ग्रेटेस्ट। एंड Aluminium. इसमें ग्रेटेस्ट साइज किसका है, क्या लग रहा है, लिथियम, एल्यूमिनियम, लिथियम प्लस, कटायन तो छोड़ दो, कटायन तो छोटा ही होता है, अनायन कटायन तो बड़ा हो ही नहीं सकता। इनमें सबसे बड़ा लिथियम है, एल्यूमिनियम है, कौन सबसे बड़ा लग रहा है आपको, Aluminium. अब तो इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, Lithium+.
लो Al3 प्लस स्मॉलेस्ट है, Al3 प्लस स्मॉलेस्ट। एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन जब मिलके दो शेल के ऊपर जान लगा देते हैं, दो ही तो शेल रहेगी, बहुत ज्यादा जान लगाते हैं और लिथियम प्लस से भी छोटा कर देते हैं। ये क्वेश्चन एंट्रेंस में आया हुआ बच्चों, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जानते हैं लिथियम प्लस लगभग 60 पिकोमीटर का होता है। अब जानते हैं लिथियम का साइज लगभग कितना होता है? 120 पिकोमीटर के करीब होता है। आप देख रहे हैं 120 पिकोमीटर से कितना हो गया लिथियम प्लस? लगभग क्या हो गया? ये एग्जैक्ट आधा हो गया, नहीं हो गया? जानते हैं एल्यूमिनियम 3 प्लस कितने साइज का होता है? नियर अबाउट 53 पिकोमीटर का होता है। बहुत छोटा होता है एल्यूमिनियम 3 प्लस, बहुत ज्यादा छोटा, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। अच्छा बताओ, Mg2 प्लस सोडियम एंड मैग्नीशियम, इसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा? पहले बताओ। मैग्नीशियम। क्यों नहीं भाई? नहीं, सोडियम। सोडियम फिर मैग्नीशियम आता है बच्चे, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है, तो सोडियम सबसे बड़ा है। स्मॉलेस्ट बताओ, स्मॉलेस्ट। Mg2 इनमें क्वेश्चन में थोड़ी करेक्शन कर दूं, Mg2 प्लस थोड़ी करेक्शन कर दूं। अब आइए Na प्लस Mg2 प्लस Na एंड Mg। अब बताओ सबसे छोटा कौन सा है इनमें से? बोलो। Mg2+। हाँ, Mg2 Mg2 प्लस सबसे छोटा है। वेरी गुड, गुड। अब बताओ ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्साइड एंड फ्लोराइड, इन चारों में से सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? O2 माइनस। O2-। लार्जेस्ट O2 माइनस। बहुत बढ़िया, क्योंकि अनायन हमेशा बड़े होते हैं एटम से, मतलब इन दोनों से बड़े ये होंगे और O2 माइनस बड़ा होगा। ये तो बिल्कुल ठीक है। स्मॉलेस्ट बताओ। फ्लोरीन। 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 फ्लोरीन एटम बहुत छोटा होगा, क्यों? अब आप देखो कितना अच्छा। अब आपको फ्लोरीन और फ्लोराइड, इन दो शब्दों का अंतर समझ में आ गया ना बच्चों? फ्लोरीन ये है और फ्लोराइड ये है। अब तो गलती नहीं करोगे ना? ठीक है बच्चे? अच्छा P3 माइनस, S2 माइनस, P एंड S, इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट कौन सा है इन चारों में से? P3 माइनस। P3 माइनस लार्जेस्ट है, L लगा देते हैं इसके आगे। स्मॉलेस्ट कौन सा इनमें से? सल्फाइड। सल्फाइड स्मॉलेस्ट है। अब आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, गुड, वेरी गुड। कर लेंगे बेटा एटॉमिक साइज का टॉपिक? हाँ जी Yes, सर। sir। कोई डाउट है तो पूछ लो।